नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से जुड़ी समस्याओं पर कानूनी सलाह देंगे। आज के कंप्यूटर युग में न्यायिक कार्रवाई में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर निर्भरता काफी बढ़ गई है। अब अदालतें ईमेल, व्हाट्सएप, कॉल डिटेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को खास संदर्भ में सबूत मानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के कॉन्सेप्ट को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, साक्ष्य अधिनियम 1872 और भारतीय दंड संहिता 1860 में संबंधित संशोधनों के माध्यम से पेश किया गया है। साक्ष्य अधिनियम को आईटी अधिनियम की धारा 92 के आधार पर संशोधित किया गया था और साक्ष्य शब्द को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को शामिल किया गया था। इस संशोधन से डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता को वैधता मिली। आईटी अधिनियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शब्द का अर्थ है डेटा जो रिकॉर्डेड हो, छवि या ध्वनि संग्रहित हो या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर से उत्पन्न डाटा भी हो सकता है। आईटी अधिनियम की धारा 4 सामान्य कागज आधारित रिकॉर्ड के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वैधता और उपयोग को स्पष्ट रूप से मान्यता देती है। अदालत में पेश किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के डेटा की जांच और विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले तरीके की खास अहमियत है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए साइबर फोरेंसिक को जरूरी माना गया है। साथ में विभिन्न माध्यमों से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेज के रूप में माना गया है। तो ये तो थी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से जुड़ी बुनियादी जानकारी, और ज्यादा जानकारी आज के हमारे अधिवक्ता, हमारे मेहमान, आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ ओमकार प्रसाद जी देंगे। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं और आप फोन करके ये जान सकते हैं आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे अधिवक्ता ओमकार प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमकार जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है? क्या ये प्राइमरी एविडेंस है या सेकेंडरी एविडेंस है? दोनों में फर्क क्या होता है? जायरा जी, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं। सबसे पहली चीज कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ये आज के डेट में जब सोशल मीडिया आ गई है, पहले तो ये दो तरह की एविडेंस होती थी। एक होती थी ओरल एविडेंस, दूसरी होती थी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लेकिन जब से हमारा इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक तरीके से एक आप कहें कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बहुत सारा मतलब प्रगति हुआ, और जिसके कारण हमारे सारे लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जैसे जो कि कंप्यूटर है, फोन है, मोबाइल है, इस तरीके की चीज के पीछे पड़े हैं। तो उन सब चीजों का जो भी है वो अगर साक्ष्य के तौर पे उपयोग करना है तो उसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्ट और जो इलेक्ट्रॉनिक एक्ट है और एविडेंस एक्ट दोनों को मिला करके इसको हमको देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में सबसे पहली चीज ये है कि वही आदमी इसको रिकॉर्ड कर सकता है जिसको ऑथराइज्ड है, जिसके पास उसकी पूरी जानकारी है और उसके पास ऑथराइज्ड पर्सन है, उसके पास अपना पर्सनल मतलब वो लीगली ऑथराइज्ड है, उसको कंट्रोल उसके ओवर होना चाहिए, और जो भी डिवाइस है उसके पास उसके कब्जे में होना चाहिए। उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोरेज और उसके सामने उसको मतलब चलते हुए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बंद कंप्यूटर है उसमें आप कोई चीज स्टोर कर रहे हो उसकी कोई मतलब अहमियत होगी। अगर वो रिकॉर्ड कर रही हैं तो वो उस वक्त में फंक्शनल होना चाहिए। तीसरी चीज की स्टोर्ड जो इंफॉर्मेशन है उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब डे टू डे जनरल कोर्स में वो एक्शन में होना चाहिए। बिना फंक्शनल हुए, बिना एक्शन में हुए आप उसमें कोई चीज रिकॉर्ड नहीं कर सकती है। तीसरी चीज है कि जब हम उसको स्टोर या कॉपी करेंगे उस मटेरियल के साथ में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज है कि अगर हमने कोई छेड़छाड़ की या उसके साथ में कुछ भी मतलब आप मतलब लीगली उसको नहीं प्रोड्यूस कर सकते जब तक वो बिल्कुल ही जैसे एज इट इज ओरिजिनल फॉर्म में ना हो। और उसके साथ साथ में हम इसमें और भी चीजें हैं कि इसकी कोई भी कॉपी अगर होगी तो वो आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन काउंटर फिट उसको हम नहीं बना सकते। जो ओरिजिनल चीजें रहेगी वही एविडेंस के तौर पे यूज हो सकती है। ये रही कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है। अब दूसरा सवाल आपका था कि वेदर इट इज प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस मतलब प्रथम साक्ष्य, मतलब प्रथम दृष्टया साक्ष्य जो भी है। सबसे पहली चीज की अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर यूज कर रही हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर में सारा डाटा रिस्टोर होता है।
तो कंप्यूटर को उठा करके हम कहीं पे कोर्ट कचहरी में तो लेकर के जाएंगे नहीं। अब दिक्कत ये उससे जो डाटा है उस चीज को लेकर के या तो हम उसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में या किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसक्रिप्ट में उसको कोर्ट के आगे यूज करेंगे। अगर हम उसको हार्ड डिस्क को लेकर के जा रहे हैं कोर्ट में या एज इट इज उस जैसे फोन में हमने रिकॉर्ड किया तो फोन के हार्ड डिस्क में वो यूज हो गया। अब वो फोन का हार्ड डिस्क जो है वो प्राइमरी एविडेंस में यूज हो सकता है, लेकिन हम जब उसका डाटा को ट्रांसक्रिप्ट करेंगे या कंप्यूटर से कहीं पे उसको ऐड करके उसका उपयोग करेंगे वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। प्राइमरी एविडेंस सेक्शन 62 में एविडेंस एक्ट में कहा जाता है कि जो चीजें ओरिजिनल फॉर्म में हो, जो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, जिसको हम अपने लेवल पे कोर्ट में एज इट इज प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो प्राइमरी एविडेंस के तौर पे है। दूसरा सेकेंडरी एविडेंस जिसकी कॉपी की गई हो या उसके ट्रांसक्रिप्ट को कहीं पे हमने मतलब आप उसका जैसे आपने कंप्यूटर का है तो उससे लेकर के आपने चैटिंग को कहीं पे टाइप करवाया फिर उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर सेकेंडरी एविडेंस। जी जी। ओंकार जी, जो वॉइस रिकॉर्डिंग या फेसबुक मैसेज इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 और आईटी एक्ट 2000 की धारा 2T के तहत वॉइस रिकॉर्डिंग और फेसबुक कन्वर्सेशन भी सबूत है और इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 8 के तहत इसे सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए जायरा जी, मैं इस पे थोड़ा सा तफसील से बताना चाहूंगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 आई है उसके में सबसे पहले कि ये सारी चीजों को कवर करता है। इसका रेंज बहुत वाइड है। जैसे कि जितने भी फॉर्मेट्स हैं, अगर हम उन फॉर्मेट्स की बात करें तो उसमें से डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव, टेलीफोन रिकॉर्डिंग, हार्ड ड्राइव, ईमेल, पिक्चर, वीडियो रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें जो है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। अब इन सब चीजों को अगर हम लेकर के किसी भी टाइप में उसको हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब आपने बताया कि फेसबुक और दूसरी क्या चीज आपने बताई जायरा जी? रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, ये दोनों चीजें आप मान लीजिए कि दोनों जनरल मतलब चीजें हैं, इसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं बट इट कैन बी ट्रीटेड एज सेकेंडरी एविडेंस। लेकिन वो उसकी कंप्लायंस जो है सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट में आपने कहा, उसके साथ साथ में हमें 65B का जो एविडेंस एक्ट का है जिसमें कि आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ जी ये ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट है उस फेसबुक का जहां से हमने उठाया है या उस वॉइस रिकॉर्डिंग का, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने मान लीजिए कि 3 मिनट का कोई क्लिप है वीडियो रिकॉर्डिंग, आपने देखा होगा आज के डेट में रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता है कि नहीं जी ये मॉब्ड है, ये वॉइस को आपने अल्टर किया हुआ है। और आप मिमिक्री आर्टिस्ट के बारे में तो जरूर जानती होंगी, ये बहुत तरह की आवाजें निकाल लेते हैं। आप किसी की भी आवाज बोल रहे हैं वो निकाल लेंगे। अब उसको अगर उस तरीके का वॉइस निकाल करके किसी भी आदमी का वो अगर नकल कर लेते हैं, उस नकल के साथ में अगर उसको आप एविडेंस के तौर पे यूज करोगे तो दैट वो फिर CFSL में जाएगी, वो पकड़ा जाएगा। तो उस तरीके का एविडेंस बिल्कुल भी मान्य नहीं है लीगली। और दूसरी चीज की जो बिल्कुल जायज ऑथेंटिकेटेड विदाउट मतलब कोई भी छेड़छाड़ उसके साथ नहीं हुआ, उसी तरीके के एविडेंस को हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। जी जी। वहीं ईमेल को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है? ईमेल की जो वैधता होती है उस पर साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है? हाँ देखिए, 2 चीजें जायरा जी, ईमेल और व्हाट्सएप। आप भी ईमेल यूज करती होंगी, व्हाट्सएप यूज करती होंगी। व्हाट्सएप पे आता है एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड। इट मीन्स कि वो एक से दूसरे व्यक्ति के तौर पे है, तीसरा उसको कोई नहीं देख सकता है। तो ये बिल्कुल पर्सनल हो गया। और ईमेल भी उसी तरीके का है कि हमारे आईडी से केवल मैं ही भेज सकता हूँ, मेरे आईडी पे केवल मेरे को ही मेल आएगा। कोई फेक आईडी अगर बना करके डाल रहा है तो फिर उसमें नहीं। तो ईमेल और व्हाट्सएप दोनों की वैधता बिल्कुल वैसे ही है। आजकल कोर्ट ने भी मान लिया। मान लीजिए कि पहले के जमाने में होता था कि समन्स वगैरह किसी को अगर कोर्ट ने भेजा तो वो अब कागज के तौर पे जाती थी या फिर पोस्ट से जाता था या रजिस्टर्ड पोस्ट से जाता था या और भी तरीके से मतलब बाई हैंड भी जाता था, उसमें काफी देर होती थी। तो अब कोर्ट ने भी इनको व्हाट्सएप और जो ईमेल है इनको वैधता करार दी है और उससे जो भी चीज भेजी जाएगी उसका मान्य मतलब उसको जैसे सर्विस करनी है तो वो मतलब दूसरे आदमी को कि कोर्ट में कोई मुकदमा दायर है और उसके बेसिस पे अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो उसको कम से कम उसकी जानकारी हो। अगर आपने व्हाट्सएप पे भी कर दिया, मेल पे भी कर दिया तो वो उतना ही मतलब मान्य है जितना कि आप हाथ से या फिर उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से भेज दें। जी जी। तो हार्ड डिस्क जो एक बार लिखी जाती है या किसी परिवर्तन के अधीन होती है, वह स्वयं एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ऐसा अदालती फैसले में सामने आया है, इससे थोड़ा तफसील से समझाएं।
दो चीजें हैं इसमें जायरा जी। सबसे पहले चीज कि अगर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि कहीं से किसी भी, आप देखिए कि पहले के जमाने में क्या होता था कि कोई अगर किसी से बात भी करनी होती थी तो वो उसके बाद पर्सनली जाना होता था, चिट्ठी लिखनी होती थी या फिर कोई जरिया होता था किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती थी। लेकिन आज के जमाने में क्या हो गया कि आप अगर किसी को कुछ कर रही है तो सीधा आपने मेल डाल दिया, उसके पास पहुंच गया। आप व्हाट्सएप कर दिए, उसको सेकेंड नहीं लगे, उसके पास पहुंच गया। अब आपने जो अभी बताया कि आपका हार्ड डिस्क में कोई अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के वो आपने यहाँ से मेल जनरेट किया है, जो उस कंप्यूटर का एक अपना आईपी है, या जो फोन है उसका भी अपना एक आईपी है। उससे जो चीजें भी है वो आगे के लिए अगर हम उसको लेकर के जा रहे हैं तो पर्टिकुलरली जो ट्रेस होती है, अगर क्रिमिनल लॉ की हम बात करें तो ये आपने देखा होगा कि बाकी सारी चीज सीएफएल में या किसी तरीके से जाता है कि वो पर्टिकुलर डिवाइस कहाँ पे किस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, वो पता चल जाता है। अब अगर हम फोन की बात करें, बिल्कुल आज के डेट में जो फोन में सारे लेटेस्ट फोन में जो भी स्मार्टफोन है उसमें सारे टेक्नोलॉजी है, आप रिकॉर्ड कर सकती हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर सकती है, पिक्चर रिकॉर्ड कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। अब इसमें दो चीजें हो जाती है कि जैसे हमने रिकॉर्ड किया, अब वो हमने अपने फोन पे किया तो फोन का IMEI नंबर होता है जिससे कि हमारे फोन में रिकॉर्ड हुआ है ये पता चल जाएगा। दूसरी चीज कि हमने उसको जो भेजा, यहाँ से आप मान लीजिए कि एक जो भी सेल्युलर डाटा के सर्विसेज हैं वो थोड़ा सा अगर उसको उस तरीके से आप देखना चाहेंगे तो मान लीजिए कि हमने एयरटेल या वोडाफोन या किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेकर के मैं किसी भी एजेंसी से मैंने अपना फोन मतलब जो हमारा सिम है वो चल रहा, हमने उस पे उस पर्टिकुलर एड्रेस पे मतलब कोई मैसेज भेजी। अब जो दूसरे आदमी को मैंने भेजा वो कहीं और है और वो उस टावर के क्षेत्र में या उसके नजदीक है तो वो उसका डिवाइस जो है वहां पे वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद वो मैसेज जाएगा या वॉइस रिकॉर्ड या जो भी कॉल डिटेल्स उसके पास जाएगी। तो आपने देखा होगा कि पुलिस जब तहकीकात करती है तो सबसे पहली चीज की वो आईपी एड्रेस और जहां से वो जनरेट हुआ उस एरिया का, तो लोकेलिटी की बात हो जाती है कि मान लीजिए कि मेरा फोन अभी पर्टिकुलरली मैं XYZ जगह पे हूँ, वहां से आपको मतलब मैंने कोई बात की। और दूसरा चीज जो है दूसरा आदमी कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ है, तो लोकेशन और जो डिवाइस दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इन सब चीजों में कि वो कहाँ से जनरेट हुआ और किसके। अगर मान लीजिए कि मैंने बोला कि नहीं जी मेरे मोबाइल से ये मैसेज नहीं गया तो मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो मेरे मोबाइल का नहीं है, IMEI नंबर से पता चल जाएगा दैट इज नॉट माई मोबाइल। तो इस तरीके का चीज में ऑथेंटिकेटेड चीजें ही जी बिल्कुल बहुत मददगार साबित होती हैं इस तरह के मामलों में छानबीन करने में। बिल्कुल में आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से जुड़े जो भी कानूनी प्रावधान है उसको लेकर, और हमारे अधिवक्ता ओमकार प्रसाद जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ओमकार जी, अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अधिकांश आपराधिक जांच अक्सर आरोपी के कॉल रिकॉर्ड के विश्लेषण से शुरू होती है और इस पर आधारित भी होती है, इसकी वैधता पर कब सवाल उठ सकता है? मैंने अभी इसके पहले ही जस्ट ब्रेक पे जाने के पहले मैंने बताया था कि आपराधिक रिकॉर्ड पहले जैसे मान लीजिए कि इन पर्सन जाकर के किसी को धमकी देनी पड़ती थी। आजकल जब मोबाइल या इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई तो आप एक फोन कॉल से भी किसी को मतलब धमकी अपराधी दे देते हैं या फिर मैसेज कर देते हैं या जिस तरीके का भी थ्रेट आप मेल पे भेज देते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अब वो कहाँ से जनरेट हुआ, इसलिए कि किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक आईपी होता है जो कि मैंने पहले बताया। दूसरी चीज की मान लीजिए कि अगर आपका मोबाइल है तो मोबाइल का एक पर्टिकुलर IMEI नंबर है, तो उन सब चीजों से वो मान लीजिए कि अपराधी वो पर्टिकुलर मोबाइल से अब सिम लेकर के उसने डाला, सिम को उठा करके फेंक भी दिया, लेकिन पर्टिकुलर किस मोबाइल से वो मैसेज गया है अगर वो पर्टिकुलरली पुलिस वाले या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो जांच करते हैं तो वो वहां तक पहुंच जाते हैं, इसलिए कि वो जो मोबाइल उस वक्त में था उसका लोकेशन क्या था, वहां से किस जगह पे भेजा गया, पर्टिकुलर आदमी को जहां पे पहुंचा वो किस लोकेशन में था, वो दोनों चीजें जब मिल जाती है तो उसके बाद वो अपराधी पकड़ा जाता है, इसलिए कि वो जहां से वो जनरेट हुआ और जहां तक गया दोनों चीजें जब मैच कर जाती है तो ये चीजें मतलब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पे हम पेश करते हैं। जी जी, वही इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65B के तहत कॉल डिटेल रिकॉर्ड एक सेकेंडरी एविडेंस है और धारा 60 के तहत इसे सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी चाहेंगे थोड़ी? हाँ, दो चीज मैं जायरा जी बता दूं कि 65B के बारे में सबसे पहले जी अभी आप कह रही थी कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आए हुए हैं इस 65B पे।
जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन इस चीज को माना है कि अगर 65B, जिसमें आप दो चीजें उसमें बताई जाती है कि आप किस तरीके से आप कोई एविडेंस है तो उस वक्त में वो जो डिवाइस आप यूज कर रही हैं उसके ऊपर आपका पूरा स्वामित्व होना चाहिए, उस वक्त में वो आपके कब्जे में है। और उस वक्त से जब उठा करके आप किसी भी कंडीशन में उसमें कोई टैंपरिंग नहीं हुई है और जिस तरीके का एविडेंस आप प्रोड्यूस करने के लिए जा रही हैं उस मतलब एज इट इज, अगर वो 3 मिनट 10 सेकंड की कोई रिकॉर्डिंग है, 3 मिनट 10 सेकंड ही होनी चाहिए, 3 मिनट 9 सेकंड की नहीं, 3 मिनट 11 सेकंड की नहीं। आप किसी तरीके का उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो 65B में जो प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी एविडेंस को तौर पे इसलिए कहा जाता है कि वो ओरिजिनल, मान लीजिए कि अब जो मोबाइल फोन के ऑपरेटर्स हैं उनका जो अपना डिवाइस है वो कहीं और पे लगा हुआ है। अब कॉल डिटेल्स आपकी वहां से यूज हुई और पर्टिकुलर किस टावर से किस टावर तक गई, वो टावर का जो हार्ड डिस्क है या जो टावर का पार्ट है वो तो हम उठा करके कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। तो पर्टिकुलरली जो एविडेंस के तौर पे यूज हो सकता है उसका ट्रांसक्रिप्ट हो सकता है कि एज इट इज जो ट्रांसक्रिप्ट वहां से आया, जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, उसको हम कोर्ट के आगे लेकर के अगर हम डाल रहे हैं तो कोर्ट उस चीज को देखती है कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। और 65B में आपसे एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है। कोर्ट ये कहती है कि आप इसको सर्टिफाई कीजिए कि जब आपने इस एविडेंस के बारे में हमें बताया तो ये डिवाइस आपके कब्जे में था, आपने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, आपने इसके अंदर में कोई टेम्परिंग नहीं की और एज इट इज वेयर इट इज, जहां से जैसे ये उत्पन्न हुआ उसी तरीके से आपने इसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया है। तो उस पर विचार करके 65B में सुप्रीम कोर्ट ने अपने टाइम एंड अगेन दो तीन जजमेंट्स हैं, उसमें लेटेस्ट जो है वो पहले तो वसीर का था, अनवर वर्सेस वसीर, ये 2014 में आई थी। अभी लेटेस्ट जो आई है जुलाई 2020 में अर्जुन पंडित वर्सेस कैलाश उसाराव, दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 65B का एप्लीकेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, अदरवाइज मतलब ये सारा रिकॉर्ड आप नहीं ले सकते हैं। इस तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे अगर CD, DVD, पेन ड्राइव या किसी तरीके का चीज में अगर एडमिसेबल तभी होगा, ओनली द वर्ड इज ओनली इट विल बी एडमिसेबल विद अ सर्टिफिकेट अंडर 65B(4), अगर वो है तभी अभी कोर्ट उसको मानेगी, अदरवाइज नहीं। और वो सर्टिफिकेट जो व्यक्ति प्रोड्यूस कर रहा है उस कोर्ट के आगे उसको वो सर्टिफिकेट देना है, चाहे वो पब्लिक का हो या प्राइवेट का हो या पुलिस का हो। मतलब आप प्रोसिक्यूशन के तौर पे हैं, पुलिस वाले को भी देना पड़ेगा, पब्लिक है तो पब्लिक अपना विटनेस देना चाह रहा है वो दे सकता है। अगर आप इसको सीधे शब्दों में आप देखें, आजकल एक FIR रजिस्टर हो जाती है, पुलिस वाले भी उसको रजिस्टर कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, लेकिन उसकी कॉपी जो है वो लेकर के वहां पे कोर्ट के आगे प्रोड्यूस करते हैं। तो FIR में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है तो उसको अपने हिसाब से लेकर के जज साहब भी मान लेते कि नहीं जी ये ठीक है, अदरवाइज उसको पुलिस वाले को भी वहां पे 65B के पार्ट 4 में उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि नहीं जी ये एज इट इज जो हमने FIR दर्ज किया था उसी की कॉपी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया। जी जी बिल्कुल। ओमकार जी, क्या बिना प्रमाण पत्र भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वीकार्य हैं? इस संदर्भ में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B(4) की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कैसे की है? आपके सवाल के पहले मैंने इसका जवाब दे दिया, लेकिन फिर से मैं उसको बता देना चाहता हूँ। 65(4)B में दो चीजें हैं कि अगर मान लीजिए मैंने FIR की बात की, FIR हमने दर्ज कर लिया, अब कोर्ट को पता है कि FIR में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी है, तो ऑब्वियस है कि उसमें बिना कुछ के भी अगर वो FIR की कॉपी निकाल करके वहां पे कोर्ट के आगे प्रोड्यूस की जाती है तो उसको मतलब मान्यता मिल जाती है कि हाँ जी लीगल ही होगा। इस तरीके का अगर मान लीजिए डिजिटल सिग्नेचर है कहीं पे, तो आजकल बैंक में हो, बैंक स्टेटमेंट हो, कहीं पे भी डिजिटाइज, आपने देखा होगा कि लिखा हुआ डिजिटाइज सिग्नेचर नॉट रिक्वायर्ड, डिजिटल सिग्नेचर की एक स्टैंपिंग आ जाती है, वो आ जाता है। आज के कोर्ट ऑर्डर्स में भी वो डिजिटल सिग्नेचर से ही सारी चीजें चल रही है। तो कोर्ट जिन चीजों को मानती है जहां पे कि उनको लगता है कि नहीं जी बिल्कुल ये ठीक है, अब कोर्ट के ऑर्डर में आप क्या छेड़छाड़ करेंगे, कोई भी आदमी नहीं कर सकता। तो जो डिजिटल सिग्नेचर जो वहां पे आ गए उसके हिसाब से जो ऑर्डर शीट आ गई वो बिल्कुल सही होगा और उसको कोर्ट मानती है। तो क्या कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ प्रमाण पत्र दाखिल करना जरूरी होता है? हाँ, ऐसे मतलब हर एक केस में अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मैंने दो वसीर और दूसरे जो जजमेंट थी पंडित राव वाली और कैलाश उसाराव की, दोनों में कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि अगर आपको कोई भी अगर DVD, पेन ड्राइव या किसी भी तरह का अलग
जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है फोन का या जो भी आप मान लीजिए कि टैंपरिंग अगर डिवाइस आपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव में लिया तो पेन ड्राइव में छेड़छाड़ हो सकता है, ये कोर्ट भी समझती है। तो कोर्ट कहती है कि जिस आदमी ने वहां जाकर के प्रोड्यूस किया है उसको वो अपना सर्टिफिकेट दे कि नहीं जी इसमें कोई टैंपरिंग नहीं हुई है, ये हमारे कब्जे में था और मैंने इसका ओरिजिनल कॉपी की प्रति इसमें पेन ड्राइव में डाली है जिसको कि साक्ष्य के तौर पे यूज किया जाए, तभी वो 65B4 पार्ट का जो है उसमें सर्टिफिकेट लगा करके और उसको बाद वो कोर्ट के आगे प्रोड्यूस करता है कि नहीं जी ये ऑथेंटिकेटेड ओरिजिनल फॉर्म का ही है और इसको कोर्ट माने, तब वो कोर्ट मानती है। अदरवाइज मतलब उसमें वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि जैसे मैंने एफआईआर की कॉपी के बारे में कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बोला तो उसमें कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो माने ना माने। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया ओमकार प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से जुड़ी हुई, क्या कुछ कानून में इसको लेकर कहा गया है। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी इससे जरूर फायदा पहुंचा होगा। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।